हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ग्रेविटेशन पढ़ना। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था, लेकिन उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। तो आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद शेल थ्योरम और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सारे, इसको एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां पर है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां पर है। इनके सेंटर के बीच की दूरी स्मॉल है, मान लीजिए। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। क्लियर है? तो न्यूटन ने कहा कि अगर दो पॉइंट मासेस, हमने पॉइंट मास का जिक्र किया था, यानी कि दो मासेस के सेंटर के बीच की जो दूरी है, अगर वो इनके खुद के रेडियस के कंपैरिजन में, जो दूरी है, अगर ये इनके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम कहें कि ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है, और एक बार में सिर्फ दो पॉइंट मासेस के बीच का जो फोर्स है वो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। तो बच्चों, अगर ये दो पॉइंट मासेस जिनका मास m1 m2 है, अगर ये r डिस्टेंस की दूरी पर है, इनके बीच का सेंटर की दूरी r डिस्टेंस है, तो m1 मास के ऊपर m2 मास एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। इसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन m1, ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ये क्या होगा बच्चों? g इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर हम बच्चों देखें फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, m1 भी तो m2 पर फोर्स लगाएगा ना, m2 ड्यू टू m1, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ये हमारा होगा g इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 अपॉन इनके सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर। m1 मास पर m2 मास अपनी तरफ उसे खींचेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये जो फोर्स है बच्चों, ये हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ठीक है, उसी तरीके से m1 मास जो है वो m2 मास को अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो m2 पर जो फोर्स है m1 की वजह से, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, वो इस डायरेक्शन में। देखिए, दोनों फोर्सेस जो है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं कर रहा हूं, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्केलर फॉर्म में तो हमने लिख रखा है, अगर इसी स्केलर को, मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं आर कैप। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस आर कैप। क्लियर है? आर कैप, और ये हो जाएगा माइनस आर कैप। तो अब इसी चीज को अगर मुझे लिखने को मिले बच्चों, फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ये स्केलर फॉर्म था, ये हमारा कौन सा फॉर्म था बच्चों? स्केलर फॉर्म, जो कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। क्या हो जाएगा? इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 वेक्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इनटू यूनिट वेक्टर। अब बताइए, m1 पर फोर्स m2 की वजह से किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा है r कैप, राइट। उसी तरीके से हम लिखेंगे फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1,
m2 पर फोर्स m1 की वजह से हो जाएगा F21, राइट। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हो जाएगा बच्चों G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और m2 पर जो फोर्स है बच्चों m1 की वजह से, ये फोर्स किधर डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा हुआ माइनस आर कैप। तो इसलिए इसे हम लिखेंगे इक्वल टू, एक माइनस साइन लगा दिया और यहां पर हमारा हो जाएगा आर कैप, माइनस आर कैप। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चों, इसको लिखिएगा कैसे लिखेंगे, माइनस और ब्रैकेट में, इसको यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये देखिए ये हमारा ब्रैकेट में है। इसको जरा ऊपर देखिएगा बच्चों, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप क्या F12 के बराबर नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये माइनस मैंने लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर F12 वेक्टर है, F12 वेक्टर। ये इक्वेशन हमें बता रहा है बच्चों कि फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 is equal and opposite to the force on m1 due to m2। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ है ये, एक्शन रिएक्शन लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो जो दो मासेस के बीच में जो फोर्स है उसके लिए वैलिड है, लेकिन अगर तीन मासेस हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, ठीक है, यहां पर तो एक मास के ऊपर सिर्फ एक मास की वजह से फोर्स निकालना है, लेकिन अगर इसी एक मास के ऊपर दो अलग अलग मासेस की वजह से फोर्स निकालना पड़े, तीन अलग अलग मासेस की वजह से फोर्स निकालना पड़े, तब कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, जो कि अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अगला टॉपिक हमारा बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हमारे पास दो मासेस हैं और एक मास पर दूसरे मास की वजह से फोर्स निकालना है, तब तो हम डायरेक्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं न्यूटन का। लेकिन अगर ज्यादा मासेस की वजह से एक मास पर फोर्स निकालना हो, तब जैसे मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, अब मैं मासेस को ना पॉइंट पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज करिए जैसे मेरे पास एक मास है m1, ठीक है, और एक मास यहां पर प्रेजेंट है m2, एक मास प्रेजेंट है यहां पर m3, और वैसे ही एक मास यहां पर प्रेजेंट है m4। ठीक है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन m1। क्या निकालना है? फोर्स ऑन m1 किसकी वजह से? ड्यू टू m2। अगर सिर्फ m2 की वजह से m1 पर फोर्स निकालना हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन m2 के साथ m3 की वजह से भी फोर्स निकालना हो, अब इकट्ठे दो मासेस की वजह से इस पर फोर्स निकालना है, तो सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से काम नहीं चलेगा। यहां पर m4 मास भी है, इन सारे मासेस की वजह से इस पर फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात तो कि हम लोगों को सारे मासेस से m1 की दूरी हमें पता होनी चाहिए। सपोज करिए m2 और m1 के बीच की दूरी जो है वो हमारा है r12 वेक्टर। ठीक है, m3 से m1 की दूरी r13 वेक्टर, और m4 से m1 की दूरी जो है बच्चों वो मान लीजिए कि r14 वेक्टर। ठीक है, अच्छा m2 अगर m1 के ऊपर फोर्स लगाता तब ये फोर्स किस डायरेक्शन में होता? इस डायरेक्शन में होता ना फोर्स। ठीक है, अगर m3 m1 पर फोर्स लगाएगा तो m1 को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, और अगर m4 m1 पर फोर्स लगाएगा तो इसे अपने डायरेक्शन में खींचेगा। तो जिस डायरेक्शन पे m2 की वजह से m1 पर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को मैं कह देता हूं r12 कैप, इस डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में m3 पर फोर्स लग रहा है उसे मैं कह दे रहा हूं r13 कैप। ठीक है बच्चों, और जिस डायरेक्शन में m4 की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन को, इसे मैं कह दे रहा हूं r14 कैप।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यहां पर अप्लाई करने की जरूरत है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा इस बात को समझिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहना है कि जब किसी एक पॉइंट मास के ऊपर बहुत सारे पॉइंट मास की वजह से इकट्ठे फोर्स निकालने की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। जब एक मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो बाकी मासेस का जो प्रेजेंस है वो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी M2 की वजह से जब M1 पर फोर्स निकालेंगे तो M3 M4 के प्रेजेंस की वजह से कोई इफेक्ट उस फोर्स पर नहीं पड़ेगा। M3 की वजह से M1 पर फोर्स निकालेंगे तो M2 M4 के प्रेजेंस की वजह से M3 के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी M2 की वजह से आप M1 पर फोर्स तब निकालिए जब ये दोनों प्रेजेंट ना हो, या M2 की वजह से M1 पर आप फोर्स निकालिए जब ये दोनों प्रेजेंट हो। दोनों केस में M2 की वजह से M1 पर जो फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में मिलेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि आप पहले एक एक करके फोर्स निकालिए। पहले M2 की वजह से M1 पर फोर्स निकाल लीजिए, फिर M3 की वजह से M1 पर फोर्स निकाल लीजिए, फिर M4 की वजह से M1 पर फोर्स निकाल लीजिए, और इन सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ यानी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ ऐड कर लीजिए। जो भी फोर्स निकल कर आएगा वो M1 पर नेट फोर्स आएगा। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो हम सबसे पहले निकालते हैं M1 पर फोर्स M2 की वजह से। तो फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस क्या है? R12 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R12, इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर है R12 कैप। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हम निकालेंगे फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3। ठीक है, M1 पर फोर्स M3 की वजह से, ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन M1 M3, राइट? M1 के ऊपर M3 की वजह से, तो M1 M3 अपॉन R13 स्क्वायर और R13 कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से आप निकालिए फोर्स ऑन M1, अब किसकी वजह से निकालेंगे? ड्यू टू M4। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F14 वेक्टर इज इक्वल्स टू G M1 M4। अब M1 और M4 है बच्चों, तो M1 M4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R14 कैप। हमने इंडिविजुअली हर एक मास की वजह से M1 पर फोर्स निकाला है, और अब टोटल फोर्स कैसे होगा? तीनों को ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स ऑन M1, इसको मैं कह रहा हूं F वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? F12 वेक्टर का जो फोर्स है, F13 वेक्टर और F14 वेक्टर, इन सब का सम। F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें देखिए G सब में कॉमन है, G, तो G मैं ले रहा हूं कॉमन। क्लियर है? देखिए M1 जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, M1, यहां भी M1 यहां भी M1, तो G इंटू M1 तो मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब क्या बचता है? अब हमारा बचता है, यहां पर देखिए बच रहा है M2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 क्या? M2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 क्या? ठीक है, फिर प्लस यहां क्या हो जाएगा? G M1 तो बाहर ले लिया, ये हो जाएगा M3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 क्या? राइट?
और इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा m4 अपॉन r14 स्क्वायर इंटू r14 क्या, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। और इस नेट फोर्स को ऐसे में लिख सकता हूं बच्चों, G इंटू m1, G यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, m1 वो मास जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इंटू समेशन mi अपॉन r1i स्क्वायर इंटू r1i कैप। देखिएगा यहां i जो हमारा है ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सेकंड से लेकर फोर्थ तक। कैसे बच्चों, देखिएगा जी m1 तो कॉमन है, समेशन डाला mi, i की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो हो जाएगा m2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 क्या, देखिए ये वाला है। फिर उसके बाद समेशन करना, उसके बाद आप प्लस कर दिए, फिर 2 के बाद आप 3 पुट करिए तो m3 अपॉन r13 स्क्वायर r13 क्या, फिर समेशन का मतलब फिर प्लस पुट कर दीजिए और फिर 4 पुट करिए m4 अपॉन r14 स्क्वायर r14 क्या, राइट। तो इसी तरीके से n नंबर ऑफ मासेस के लिए, फॉर n मासेस, n मासेस क्या है, m1 m2 m3 और ऐसे करते करते अगर mn मास हो, इतने मासेस हो, तब m1 के ऊपर फोर्स क्या होगा, F net on m1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G इंटू m1 पर फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए m1 इंटू समेशन I कहां से कहां तक होगा बच्चों, 2 से लेकर n तक होगा और ये हो जाएगा mi अपॉन r1i का स्क्वायर इंटू r1i क्या, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक आखिरी थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। शेल थ्योरम, शेल थ्योरम जो है वो आज के लेक्चर के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आज के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें शेल थ्योरम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर से 2-3 लेक्चर्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें शेल थ्योरम को ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज आप लोग शेल थ्योरम समझ लीजिए, घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगले लेक्चर से उसे हम लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखिए शेल थ्योरम क्या कहता है बच्चों, 2 पॉइंट्स है शेल थ्योरम में। शेल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं समझिएगा इस बात को। देखिए हर बार जरूरी तो नहीं कि दोनों मासेस जो है वो पॉइंट मास ही हो, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो शेल थ्योरम जो है एक सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हमें कुछ बताता है। शेल थ्योरम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब बच्चों की एक स्फीयर है और ये स्फीयर अंदर से है हॉलो, क्लियर है। हमारे पास एक स्फीयर है और वो स्फीयर अंदर से हॉलो है, क्लियर है। तो उसके लिए पहला पॉइंट शेल थ्योरम का कहना है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, कुछ इसका मास होगा, मान लीजिए कैपिटल M इसका मास, ठीक है, और अगर इस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई मास प्रेजेंट है तो उस केस में ये स्फेरिकल शेल अंदर वाले मास के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। पहला पॉइंट है कि इफ अ मास स्मॉल m, ठीक है, is present inside a spherical shell of mass capital M, ठीक है। अगर एक स्मॉल m मास जो है, पॉइंट मास, ये कैपिटल M स्फेरिकल शेल के अंदर प्रेजेंट, कैपिटल M मास का स्फेरिकल शेल, देन फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M, फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा कि देखिए ये मास स्मॉल m अंदर प्रेजेंट है ना, तो ये इसके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये स्फेरिकल शेल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं,
तो सारे पार्टिकल्स जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, खींचेंगे, सारे पार्टिकल्स इस स्मॉल m मास पर अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? तो नजदीक वाले पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेंगे और दूर जो पार्टिकल प्रेजेंट है शेल पर, ये इसे अपनी तरफ खींचेंगे। क्लियर बच्चों? ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि नजदीक जो पार्टिकल्स हैं वो कम है नंबर में और दूर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है नंबर में, लेकिन नजदीक वाले पार्टिकल का डिस्टेंस कम है, कम नंबर ऑफ पार्टिकल है इसलिए कम नंबर ऑफ पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दूरी तो कम है ना, इसलिए फोर्स उनका ज्यादा लगेगा। और दूर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है नंबर में, लेकिन चूंकि दूर है इसलिए उनका फोर्स कम लग रहा है। तो जब सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे ना तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वही बात हो गई कि एक रोप है और रोप को पकड़कर दोनों साइड खींचना है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है, और उसमें इस साइड जो कम लोग हैं लेकिन ताकतवर लोग हैं और उस साइड ज्यादा लोग हैं लेकिन थोड़े कमजोर हैं, तो वो ज्यादा लोग इकट्ठे मिलकर उतना फोर्स लगा सकते हैं जितना कम लोग जो ताकतवर हैं वो अकेले वो लगा सकें इस साइड। क्लियर है? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये तो रही बात कि अगर स्मॉल m मास अंदर प्रेजेंट, लेकिन अगला सवाल है कि अगर हमारे पास एक मास है बच्चों स्मॉल m जो कि प्रेजेंट है, which is present outside a spherical shell, outside a shell, spherical shell of mass capital M। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक स्मॉल m मास है जो कि एक स्फेरिकल शेल के बाहर प्रेजेंट है, स्मॉल m मास। अब उसके ऊपर क्या होगा इसको जरा समझते हैं। मैं यहां पर एक स्फेरिकल शेल बना रहा हूं जिसका मास कैपिटल M है और ये एक स्मॉल m मास है। ठीक है, यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है बच्चों ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है अपनी तरफ, ये इसे अपनी तरफ, इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब अगर इस फोर्स को आप रिजॉल्व करते हैं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि शेल के सेंटर की तरफ। फिर दूसरा कंपोनेंट ये एक इधर होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। तीसरा कंपोनेंट अगर आप देखें ये वाला, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट जो वो इधर होगा। चौथे वाले का एक कंपोनेंट यही नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट इधर। तो आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है और सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट है वो सारे ऐड अप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा एज इफ कि ये स्फेरिकल शेल के सारे पार्टिकल्स मिलकर इसे शेल के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक स्मॉल m मास शेल के बाहर प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स स्मॉल m पर कैपिटल M की वजह से फोर्स शेल के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, शेल ऑफ मास कैपिटल M, देन फोर्स ऑन स्मॉल m, लिख लीजिए इसको, ड्यू टू कैपिटल M acts towards the center of shell। ठीक है, अच्छा बच्चों का शेल के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर ये सारे पार्टिकल्स मिलकर सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स मान सकते हैं एज इफ के शेल पे ना प्रेजेंट हो के सेंटर पे ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो it seems as if the entire mass of shell is concentrated at the center of shell। ऐसा लगता है ना एज इफ कि सारा का सारा मास जो है वो शेल से हटकर और सेंटर पर आकर हो गया है। तो कोई भी अगर पॉइंट
कोई भी एक पॉइंट मास अगर शेल के बाहर होगा तो शेल उस पर कुछ इस तरीके से सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, जबकि इसका सारा का सारा मास जो है वो शेल पर नहीं बल्कि सेंटर पर एकत्रित हो गया। ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये दो सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आज जो हमने पढ़ा है और पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उन सब पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ऑफ मास 1 kg ईच, यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स निकालना है। किसके बीच में फोर्स निकालते हैं? दो मासेस हो कम से कम तब उनके बीच का फोर्स निकालेंगे। कह रहा है दो बॉल के बीच में निकालना है जिनका मास 1 kg ईच, यानी कि m1 और m2 ये दोनों आपको 1 kg दिया हुआ है, और कह रहा है कि इनके सेंटर के बीच जो दूरी, डिस्टेंस d या फिर r जो आप कहना चाहें, चलिए r कह लेते हैं, जो स्मॉल r है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 into 10 raised to the power -2 मीटर। क्लियर है बच्चों? कैपिटल G की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि होती है 6.67 into 10 raised to the power -11, राइट? ठीक है, तो आपसे कह रहा है you have to find the force, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा? G into m1 m2 upon r square। तो G की वैल्यू क्या है बच्चों? 6.67 into 10 raised to the power -11 into m1 into m2, 1 into 1 यानी कि 1 upon r square यानी कि 10 raised to the power -1। क्यों लिखा मैंने 10 raised to the -1? 10 into 10 raised to the power -2 ये होता है 10 raised to the power -1, और इसका हमें करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 raised to the power -2, राइट बच्चों? तो इसको अगर हम ऊपर भेज दें कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.67, ये फोर्स हमारा आ रहा है 6.67 into 10 raised to the power -13 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? ये हमारा पहला सवाल हो गया, आसान था। अब ये दूसरा सवाल जरा देखते हैं। दूसरे सवाल में भी सेम चीज कैलकुलेट करना, एक एडिशनल फैक्टर आ गया है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जुपिटर का मास जो है वो 1.9 into 10 raised to the power 27 kg, और सन का मास जो है वो 2 into 10 raised to the power 30 kg। ठीक है, और जुपिटर और सन के सेंटर के बीच की दूरी गिवन है 7.8 into 10 raised to the power 11 मीटर। आपसे कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, फाइंड फोर्स, इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? G into मास ऑफ सन into मास ऑफ जुपिटर अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 6.67 into 10 raised to the power -11 into मास ऑफ सन हो गया 2 into 10 raised to the power 30 into मास ऑफ जुपिटर हो गया 1.9 into 10 raised to the power 27 डिवाइडेड बाय इनके सेंटर के बीच की दूरी है 7.8 into 10 raised to the power 11 का स्क्वायर। राइट बच्चों, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। मैं बुक से डायरेक्ट देख के आंसर बता दे रहा हूं, मैं सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इसका आंसर है बच्चों 4.145 into 10 raised to the power 4.145 into 10 raised to the power 10 raised to the power 23 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, ये तो पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर जुपिटर एक सर्कुलर पाथ मूव करे, यानी हमें क्या एज्यूम करना है कि जुपिटर इलिप्टिकल नहीं बल्कि सर्कुलर पाथ मूव करे, तब उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। बच्चों एक बात बताइए, जुपिटर के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, राइट, और जुपिटर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो जुपिटर के ऊपर सन की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे इसलिए यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए।
राइट। तो देखिए मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिंस जुपिटर मूव्स इन सर्कल, तो इसीलिए जुपिटर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर आ जाएगा f इंटू आर अपॉन एम, और v आ जाएगा आपका f इंटू आर अपॉन एम का रूट। फोर्स हमें पता है, फोर्स कितना है 4.145 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 इंटू आर ना लिखकर हम लोग डी लिखेंगे क्योंकि उनके बीच की दूरी स्मॉल डी, तो डी हमारा कितना है इंटू 7.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाय मास। अब किसका मास लगाएंगे भाई, अब जुपिटर की स्पीड निकाले, जुपिटर का मास देखेंगे, जुपिटर का मास है 1.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 27, और इसका आपने निकालना है बच्चों रूट। इसका जब आप रूट निकालेंगे, ये भी आंसर आपको देखकर बता दे रहा हूं, 1.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1.304 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ 13,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जुपिटर जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से अगर सर्कुलर पाथ कहते हैं स्पीड निकालने को बोले, फोर्स आपको पता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज आप सही कर लीजिए, ठीक है, एक मैंने गड़बड़ कर दिए है, वो यहां -2 है ना, +2 नहीं, ये -2 ऊपर जाकर +2 है, तो ये 10 रेज़ टू द पावर -9, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, यानी आपको क्या गिवन है, पहले से ही गिवन है कि दोनों मासेस जो है वो सेम है स्मॉल m, m1 m2 दोनों बराबर है स्मॉल m के बराबर, ठीक है। कह रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m गो राउंड अ सर्कल, यानी दोनों पार्टिकल जो है वो सेम सर्कल के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि ये सर्कल है, ठीक है बच्चों, एक पार्टिकल जो है वो यहां पर है, ऑलराइट, स्मॉल m, दूसरा पार्टिकल जो है डायमेट्रिकली अपोजिट होगा स्मॉल m, ऑलराइट। तो अगर मुझे इनका डायमीटर पता चल जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R अंडर एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं सर्कल का रेडियस कैपिटल R, इस साइड का भी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल R और कैपिटल R को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 2r, यानी ये दोनों, अच्छा आप सोच रहे हो कि सर क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, हो सकता है मास यहां हो सकता है मास यहां हो। तो बच्चों अगर ये दोनों जब सर्कल में मूव करें तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर फोर्स मिनिमम होता है और हर ऑब्जेक्ट की यही टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर मिनिमम फोर्स लगे। तो अगर ये मास यहां पर होगा तो मूव करते करते सर्कल में थोड़ी देर के बाद ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंच जाएंगे, तभी फिर ये स्टेबल होकर ऐसे मूव करेंगे। तो इनका फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स इनके बीच का हो जाएगा G इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m, यानी कि m स्क्वायर अपॉन इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है r और r 2r का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 4r स्क्वायर, राइट। इनके बीच की दूरी कितनी है d आपका 2r के बराबर है। अच्छा अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी है। जाहिर सी बात है दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम होगी तभी दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, नहीं तो किसी एक की ज्यादा होगी तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला ये जो सिचुएशन है ये आपका नहीं हो पाएगा, राइट। तो अब बताइए ये स्मॉल m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, यानी कि देखिए इस पर फोर्स जो है सेंटर की तरफ लग रहा है,
और ये स्मॉल m इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो फोर्स है ये भी सेंटर की तरफ लग रहा है, राइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना होता है, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, g × m²/4r²। तो एक m तो कट जाएगा और एक r कट जाएगा, v² हो गया बच्चों gm/4r। इसीलिए वेलोसिटी या स्पीड v जो हमारा है वो हो जाएगा √gm/4r। अगर आपसे वेलोसिटी निकालने को बोलता तो ये स्पीड निकाल देते और बोलते कि ये जो स्पीड है टुवर्ड्स द सेंटर है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल हम लोग और करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी सवाल है आज का हमारा। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए सबका साइड ए है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिनका साइड ए है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर स्मॉल m और स्मॉल m मास प्रेजेंट है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड है जी। सेंट्रॉइड आप जानते हैं, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी दूरी तीनों वर्टेक्स से सेम होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दूरी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, और इस सेंट्रॉइड पर जी पॉइंट पर 2m मास रखा हुआ है। इस 2m मास के ऊपर आपको फोर्स निकालना है m इन सारे मासेस की वजह से। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वजह से फोर्स निकाल लेंगे, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे, तीनों को डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इस वाले मास की वजह से निकालते हैं फोर्स ऑन 2m। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 2m मास के ऊपर फोर्स ड्यू टू मास स्मॉल m जो कि a वर्टेक्स पर प्रेजेंट है। ऑलराइट, इसकी वजह से कितना फोर्स हो जाएगा, इसको मैं F1 कह रहा हूं। ये फोर्स मेरा हो जाएगा g × 2m × स्मॉल m, यानी कि 2m² अपॉन इनके बीच का दूरी है 1 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया 2 × gm²। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बच्चों? ये स्मॉल m इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये फोर्स जो पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसे हम j कैप लिखते हैं। हमने इसे वेक्टर के टर्म्स में इसलिए लिखा क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक एक्सिस के अलोंग। ऑलराइट, चलिए अब दूसरा हम निकालते हैं फोर्स ऑन 2m ड्यू टू मास जो कि b पर प्रेजेंट। इसको मैं फोर्स F2 कह दे रहा हूं। ये फोर्स हमारा कितना होगा बच्चों, g × 2m पर फोर्स लग रहा है, m की वजह से 2m² अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 × gm², 2gm²। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों? इसका डायरेक्शन इधर है, राइट। अच्छा, उस तरीके से इस पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहा है, एक्सिस के लॉन्ग नहीं लाई कर रहा है। इस वाले मास की वजह से फोर्स निकालता है। फोर्स ऑन 2m ड्यू टू मास जो कि c वर्टेक्स पे है, इसको हम F3 कहेंगे। ये हो गया g × सेम 2m² अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा 2gm², राइट बच्चों। अब जरा F2 और F3 फोर्स को देखिएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। F2 और F3 फोर्स को अगर हम देखें बच्चों, ये जो 2m है इसके ऊपर फोर्स कैसे कैसे है, एक तो इस डायरेक्शन में F1 फोर्स है, एक इस डायरेक्शन में F2 फोर्स है, और एक इस डायरेक्शन में F3 फोर्स है, राइट। तो F2 और F3 ये दोनों फोर्सेस जो है बच्चों, इनको पहले हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। F2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और F2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, F3 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और F3 का जो एक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में। अब देखिए F2 और F3, अगर ये एंगल हम देखें बच्चों, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। कैसे? देखिए ये पूरा 60 है, इसका आधा 30 डिग्री,
ये पूरा 60, इसका आधा 30 डिग्री, तो 30 प्लस 30 60, तो पूरा कितना हो गया 120, यानी कि ये वाला 60 डिग्री होगा और ये वाला 60 डिग्री होगा, होना चाहिए। अच्छा F2 का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, F2 into cos 60 डिग्री होगा बच्चों, और F3 का भी एक कंपोनेंट इधर है, यानी कि प्लस F3 into cos 60 डिग्री। F2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 sin 60 डिग्री, और F3 का एक कंपोनेंट इधर है F3 sin 60 डिग्री। अब एक बात बताइए बच्चों, F2 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको मैं F कह दे रहा हूं, ठीक है, इसको भी F कह दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो F2 sin 60 की जगह क्या हम F sin 60 लिख सकते हैं, F2 हमारा F के बराबर है ना, F3 sin 60 को क्या हम F sin 60 लिख सकते हैं, F3 भी F के बराबर है। तो जो ये वाला जो कंपोनेंट है x एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है, क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो x एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है इसको हम कहें कि x कंपोनेंट of F2 and F3 are equal and opposite, and hence cancels out। ठीक है क्या बच्चों, x कंपोनेंट जो F2 और F3 का है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, और y कंपोनेंट जो है वो दोनों ऐड अप हो जा रहे हैं। तो y कंपोनेंट क्या है इसका देखिएगा जरा, y कंपोनेंट है F2 cos 60 प्लस F3 cos 60 है ऐसा बच्चों, लेकिन F2 और F3 को तो हमने F माना है ना, तो ये F2 की जगह मैं लिख दे रहा हूं F cos 60 और F3 को भी लिख दे रहा हूं F cos 60, यानी कि ये हो जाएगा 2F cos 60 डिग्री। मैंने F क्यों लिखा है आप समझ रहे हैं, F2 और F3 दोनों को देखिए 2gm² दोनों बराबर है इसलिए दोनों को FF लिखा, अलग अलग होते तब नहीं लिखता, ठीक है, ये बात क्लियर है। 2F cos 60 ये हो जाएगा 2 into F into cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू F, और F किस डायरेक्शन में बच्चों, नीचे की तरफ, यानी कि माइनस j कैप, तो ये आपका होता है इक्वल्स टू माइनस F की वैल्यू कितनी है 2gm² into j कैप, राइट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F नेट ऑन 2m, ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, ये नेट फोर्स हो जाएगा, देखिए एक तो बच्चों नीचे की तरफ फोर्स है और एक ऊपर की तरफ फोर्स है, इस फोर्स को मैं कह दे रहा हूं मान लीजिए F डैश, इसको नाम दे देते हैं F डैश, तो एक तो ऊपर की तरफ F1 फोर्स है, राइट, वेक्टर के टर्म्स में लिखकर, एक तो ऊपर की तरफ F1 फोर्स है और एक नीचे की तरफ जो है F डैश फोर्स है, तो ये तो प्लस F डैश, माइनस F डैश नहीं लिखेंगे, प्लस F डैश, फोर्सेस को हमेशा ऐड करते हैं, वो प्लस माइनस का ख्याल जो है वो यूनिट वेक्टर को रखना होता है। तो F1 हमारा कितना है, F1 हमारा है 2gm² into j कैप प्लस F डैश कितना है माइनस 2g, यानी कि ये माइनस हो जाएगा 2gm² into j कैप, क्लियर है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, सेंटर पे जो रखा हुआ मास है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, और ये ऑब्वियस भी है, ये सिमेट्री का सिचुएशन, जब भी सिमेट्री का सिचुएशन होगा नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। सिमेट्री कैसे है, इसके तीनों वर्टेक्स पर इक्वल दूरी पर सेम मास है, तो सिमेट्री हो गया। सिमेट्री वाले कंडीशन में हमेशा नेट फोर्स जो है 0 होता है बच्चों, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या कोई कुछ भी, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। आप अपने एंड से
कुछ ऐसे सवाल जो है वो सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। बाय।